रूस के लिए पूरी तरह से नाकाम रहे नाटो शिखर सम्मेलन के बाद क्रेमलिन में पूरी तरह से होश खो बैठे हैं और आज विदेश मंत्री लावरोव ने घोषणा की कि रूस यूक्रेन की वास्तविक आत्मसमर्पण तक युद्ध जारी रखने वाला है। रॉयटर्स ने लिखा कि व्लादिमीर पुतिन युद्ध को तेज कर सकते हैं, भले ही डोनाल्ड ट्रंप की शांति की अपीलें और उनके सलाहकारों की युद्ध को मोर्चे की मौजूदा रेखा पर रोक देने की सिफारिशें हों। ऐसे बयान उस समय आए हैं जब रूस में पूरी तरह से ईंधन संकट है, जहां डीजल ईंधन की कमी के कारण अनाज की फसल की कटाई खतरे में पड़ गई है। सेंट पीटर्सबर्ग में पेट्रोल की बिक्री पहले ही कूपनों से शुरू हो गई है। इसी समय यूरोप में रक्षा के क्षेत्र में कई फैसले लिए गए हैं और सौभाग्य से ये फैसले पहले से ही एहतियातन लिए गए हैं। पोलैंड में कहा गया है कि उनकी जानकारी के अनुसार रूस यूरोपीय लोगों के खिलाफ नई उकसावे और तोड़फोड़ की घटनाओं की तैयारी कर रहा है। चेक गणराज्य के राष्ट्रपति ने कहा कि व्लादिमीर पुतिन संभवतः 20 सितंबर को रूस के संसदीय चुनावों के बाद ही नई लामबंदी की लहर की घोषणा करेंगे। नाटो ने आखिरकार 2004 की अपनी सिद्धांत को अपडेट कर दिया है और अब से नाटो के लड़ाकू विमान बाल्टिक देशों के ऊपर खतरा पैदा करने वाले लक्ष्यों को मार गिराने का अधिकार रखते हैं। ये बात रूसी संघ के ड्रोन और किसी भी विमान की है जो गलती से बाल्टिक देशों के हवाई क्षेत्र में घुस आए हैं। इसी समय पोलैंड में यह घोषणा की गई कि पैट्रियट वायु रक्षा प्रणाली के लिए एंटी बैलिस्टिक मिसाइलों का उत्पादन यूक्रेन में कुछ ही हफ्तों में शुरू हो सकता है। और पता चला कि पोलैंड को भी लाइसेंस मिल गया है और दोनों देश मिलकर काम करेंगे, बल्कि उन्हें मजबूरी में साथ काम करना पड़ेगा। मैं बताता हूं क्यों। अब लगता है कि यूक्रेन और पोलैंड के संबंधों में हालात सुधर रहे हैं। राष्ट्रपति जेलेंस्की और नावरोट्स्की आखिरकार आमने सामने मिले और सभी विवादित मुद्दों पर चर्चा की। मेरा नाम अलेक्सेई पेची है। आइए इन विषयों पर चर्चा करें, लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस एपिसोड के नीचे कोई भी कमेंट लिखे, ये भी पहले से कर ले। इसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। जब डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन पर अपनी बयानबाजी अचानक बदल दी, जैसा पिछले वीडियो में बताया था, तो क्रेमलिन पूरी तरह बौखला गया। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि ट्रंप ने इरादा बदलकर व्लादिमीर पुतिन को फोन नहीं किया, जबकि उन्होंने बुधवार शाम ऐसा वादा किया था। उन्होंने कहा कि क्रेमलिन को यूक्रेन के ऊपर हवाई क्षेत्र बंद करने को लेकर ट्रंप के बयान पर विचार करना चाहिए। और अंत में यही पेस्कोव ने कहा कि यूक्रेन के रूसी बुनियादी ढांचे पर हमले मॉस्को को लंबे समय तक सैन्य कार्रवाई करने और बफर जोन का क्षेत्र बढ़ाने के लिए मजबूर करेंगे। आगे मैं पेस्कोव का उद्धरण दूंगा। हम व्हाइट हाउस प्रशासन में गलतफहमियां देख रहे हैं। ये गलतफहमी है कि तनाव बढ़ाकर, सैन्य दबाव डालकर शांति वार्ता की ओर बढ़ा जा सकता है। ये एक गलत धारणा है। आगे की बढ़ती हुई तनाव शायद किसी हद तक विशेष सैन्य अभियान को लंबा कर सकती है। हम ठीक नहीं कह सकते किस हद तक, लेकिन इसका नतीजा यह होगा कि हमें और बड़ी सुरक्षा क्षेत्र और बड़ा बफर जोन बनाना पड़ेगा। यहां मैं ये जोर देना चाहता हूं कि पेस्कोव का बफर जोन और सुरक्षा क्षेत्र वाला बयान कितना बेतुका है। बस एक सेकंड के लिए सोचिए। पेस्कोव ने कहा कि बफर जोन का विस्तार, चाहे वो कितने भी किलोमीटर हो, रूस को उन यूक्रेनी ड्रोन से बचा लेगा जो रूस के अंदर 3000 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्यों पर हमला कर रहे हैं। इसी पेस्कोव ने कहा कि अमेरिका यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइलों के प्रोडक्शन का लाइसेंस देने की योजना बना रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के रूस के अंदर गहराई तक यूक्रेनी हमलों के समर्थन वाले बयान के बावजूद क्रेमलिन में अब भी वॉशिंगटन की यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान में मदद करने की इच्छा को ईमानदार माना जाता है। पेस्कोव ने कहा कि ट्रंप बस गलती कर रहे हैं, लेकिन जल्द ही वो फिर से रूस के पक्ष में होंगे। खैर, ये वास्तविकता को मानने से इनकार जैसा लगता है। आखिरकार दिन यानी 9 जुलाई इस तरह खत्म हुआ कि क्रेमलिन ने आपा खो दिया और कहना शुरू कर दिया कि वे यूक्रेन की पूरी आत्मसमर्पण तक, और सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप के पूर्ण आत्मसमर्पण तक लड़ना चाहते हैं। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि मॉस्को यूक्रेन के खिलाफ युद्ध तब तक जारी रखेगा जब तक जून 2024 में पुतिन के तय किए लक्ष्यों को हासिल नहीं कर लेता। उस समय व्लादिमीर पुतिन ने वास्तव में कीव की पूरी आत्मसमर्पण की बात की थी 2024 में। उस भाषण के दौरान, जिसका आज सर्गेई लावरोव ने उल्लेख किया,
व्लादिमीर पुतिन ने डोनेट्स्क, लुहांस्क, जापोरिजिया और खेरसोन क्षेत्रों के पूरे क्षेत्र से यूक्रेनी सेना की वापसी की मांग की थी, जिन्हें रूस कब्जा करने में असमर्थ रहा। इन क्षेत्रों और क्रीमिया को रूसी मानने की, यूक्रेन का नाटो में शामिल ना होने की, साथ ही यूक्रेन का विसैन्यीकरण और किसी काल्पनिक डी नाजीकरण की भी मांग की गई थी। पुतिन ने दावा किया कि इन सभी शर्तों के पूरा होते ही वे तुरंत युद्ध विराम का आदेश देंगे। लावरोव ने आज भी पश्चिमी देशों पर आरोप लगाया कि वे, उद्धरण के अनुसार, बातचीत के लिए तैयार होने का दिखावा करते हुए रूस के खिलाफ खुले अल्टीमेटम पर आ गए हैं। है ना कमाल? पता चलता है कि इस खेल को दोनों तरफ से खेला जा सकता है। आखिरकार रूसियों को आदत है कि वे सालों तक बातचीत के लिए तैयार होने का दिखावा कर सकते हैं, और पुतिन अपने गंदे मुंह से बोल सकते हैं और कह सकते हैं कि हां, हम हर दिन बातचीत के लिए तैयार हैं, जेलेंस्की को मॉस्को आना चाहिए, वगैरह वगैरह, और इसी दौरान बस समय बर्बाद करते हैं और युद्ध जारी रखते हैं। पता चलता है कि अब लावरोव नाराज हो रहे हैं कि दूसरी तरफ वाले भी ऐसा ही कर सकते हैं, कि असल में यूरोप भी समय खींच सकता है, कि यूरोप भी बातचीत के लिए तैयार होने का नाटक कर सकता है, वगैरह वगैरह। और अब पता नहीं क्यों ये जंगली रूसी जो घोड़े की तरह दिखता है, इस बात पर नाराज हो रहा है। वो कहता है, ये कैसे हो सकता है? क्यों? ये क्या है? क्या हमें धोखा दिया जा रहा है? ऐसा लगता है हम ही दूसरों को धोखा दे सकते हैं, हमें कोई धोखा नहीं दे सकता। लावरोव के अनुसार 2014, 2015, 2019 और यहां तक कि 2022 में भी जो भी समझौते हुए थे, पता नहीं 2022 में कौन से थे, वे सभी खुद पश्चिमी देशों द्वारा तोड़ दिए गए, जिसके कारण मॉस्को का अच्छे संबंधों और उम्मीदों का भंडार पूरी तरह खत्म हो गया है। ये उनका ही कथन है। लावरोव ने जोर दिया कि रूस अब कभी पश्चिमी गारंटी पर भरोसा नहीं करेगा। अरे करेगा, फौरन करेगा। यह याद दिला दूं कि जून 2024 में व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन की आत्मसमर्पण के साथ रूस पर लगे सभी पश्चिमी प्रतिबंध हटाने की मांग की थी, और उन्होंने धमकी दी थी कि अगर कीव और पश्चिम इन शर्तों को मानने से इनकार करते हैं तो, उद्धरण है, जमीनी वास्तविकताएं बदल जाएंगी और बातचीत के लिए शर्तें बिल्कुल अलग होंगी। अब 2 साल बाद व्लादिमीर पुतिन की स्थितियां और खराब हो गई हैं। मैं आपको याद दिला दूं, जून 2024 में रूस में एक भी तेल रिफाइनरी में आग नहीं लगी थी और यूक्रेनी ड्रोन इतनी दूर तक नहीं उड़ते थे। तब यूक्रेन के पास ऐसी बैलिस्टिक मिसाइलें तो दूर थी ही नहीं जो अब रूस पर दागी जा रही हैं। ना ही वो रूस की लॉजिस्टिक्स पर हमला करता था। क्रीमिया भी उतना अलग थलग नहीं था। ऐसी और भी बातें थीं। लेकिन यहां थोड़ा सा चलिए, मैं आपका ध्यान ईंधन संकट पर केंद्रित करता हूं। कटाई का मौसम। 2026 की कटाई रूसी किसानों के लिए एक बुरे सपने में बदल जाती है, जो डीजल ईंधन की कमी, उसकी बिक्री पर प्रतिबंध और कीमतों में बढ़ोतरी का सामना कर रहे हैं। खासकर कंबाइन और अन्य मशीनों के लिए डीजल की भारी कमी रोस्तोव क्षेत्र, क्रास्नोदार और स्तावरोपोल जैसे प्रमुख दक्षिणी क्षेत्रों में महसूस की जा रही है, जो रूस की कुल अनाज फसल का 5वां हिस्सा पैदा करते हैं। रूसी किसान, जिन्होंने पहले पुतिन के यूक्रेन युद्ध का समर्थन किया था, अब पेट्रोल पंपों पर टैंकरों का इंतजार करते रातें बिता रहे हैं। इसके साथ ही पेट्रोल पंपों पर एक व्यक्ति को 100 लीटर या कुछ क्षेत्रों में अभी भी 200 लीटर डीजल तक की सीमा तय कर दी गई है, जबकि एक हार्वेस्टर एक शिफ्ट में लगभग 300 लीटर ईंधन खर्च करता है। यानी ये तो आधे कार्य दिवस के लिए भी पर्याप्त नहीं है। सूचना है कि क्रीमिया में, कब्जे वाले क्रीमिया में, जो ईंधन संकट का केंद्र बन गया है, वहां ईंधन की भारी किल्लत है। मशीनें पूरी तरह से बिना हिले डुले खड़ी हैं। वहां कटाई अभियान अभी तक शुरू नहीं हुआ। रोस्तोव क्षेत्र में 15% फसल नुकसान घोषित हो चुका है। अभी हालात यही है, आगे और बिगड़ सकते हैं। और ईंधन की समस्या इसलिए और भी गंभीर हो जाती है क्योंकि फसल की कटाई हफ्ते भर के अंदर ही पूरी करनी होती है। अनाज पकने के बाद सिर्फ 10 दिन मिलते हैं और किसान ये जानते हैं, अगर समय पर नहीं किया तो अनाज झरने लगेगा। अगर बारिश हुई तो हार्वेस्टर मशीनें खेत में नहीं जा पाएंगी, जबकि अभी कटाई का सीजन है और ईंधन संकट चरम पर है। सेंट पीटर्सबर्ग और लेनिनग्राड क्षेत्र की सरकारें पेट्रोल बिक्री को क्यूआर कोड या सम विषम तारीखों के शेड्यूल से सीमित करने की योजना बना रही हैं। ये उसी देश में हो रहा है जिसे कभी पेट्रोल पंप वाला देश कहते थे। लेकिन
इन सब के बावजूद सबसे ज्यादा संभावना यही है कि व्लादिमीर पुतिन सैन्य कार्रवाई को और तेज करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की शांति की अपीलों और पुतिन के सलाहकारों की युद्ध को फ्रंटलाइन पर रोकने की सिफारिशों के बावजूद ये जानकारी रॉयटर्स ने क्रेमलिन के करीबी सूत्रों से दी। ऐसा कहा जा रहा है कि गंजे दादा वोलोदका पुतिन डॉनबास पर पूरी तरह कब्जा करने पर अड़े हैं, भले ही रूसी हमले की रफ्तार धीमी हो गई हो और उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा हो। 2026 में क्षेत्रों का नुकसान, यूक्रेनी ड्रोन के लंबी दूरी के हमले जो अब उरल के पार भी अपने लक्ष्य तक पहुंच रहे हैं और इतिहास का सबसे बड़ा ईंधन संकट पैदा कर चुके हैं, फिर भी व्लादिमीर पुतिन की सोच को नहीं बदल पाए हैं। शायद बंकर से सब कुछ इतना साफ नहीं दिखता। वो डोनबास पर कब्जा को अपने सिद्धांत का मामला मानकर तनाव बढ़ाने की तैयारी में है। कुछ ऐसा ही लड़कों वाला मामला है कि सेंट पीटर्सबर्ग की गली कले कि उसके लिए डॉनबास पर कब्जा करना सिद्धांत की बात है और उसे इस बात की कोई परवाह नहीं है कि गंदी रूस को कितनी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। रॉयटर्स के अनुसार पुतिन के सलाहकारों ने मौजूदा मोर्चे पर युद्ध रोकने का सुझाव दिया। रूसी राष्ट्रपति को पहले ही बताया गया था कि बजट, अर्थव्यवस्था और बैंकिंग सिस्टम में मुश्किलें हैं क्योंकि रूस के खजाने में 6 ट्रिलियन रूबल का घाटा है। जीडीपी ने 2023 के बाद पहली बार गिरावट दर्ज की है और क्रेडिट संस्थाएं कर्ज न चुकाए जाने की भारी लहर झेल रही हैं, जिनमें सैन्य उत्पादन के लिए दिए गए कर्ज भी शामिल हैं। व्लादिमीर पुतिन ने कीव के साथ क्षेत्रीय समझौतों की अपीलें ठुकरा दी। वो अब भी मानते हैं कि रूसी कब्जाधारी पूरे डोनबास पर कब्जा कर सकते हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि कितने रूसी इवान यूक्रेनी धरती पर मरेंगे। तो क्या हुआ अगर 1 लाख 3 लाख लोग मर जाएं? मरने दो, मुख्य बात सिद्धांत है डोनबास पर कब्जा। और जैसा कि रेनॉल्ड लिखते हैं, रूस की ओर से संभावित बढ़ोतरी में यूक्रेन के 30 सबसे बड़े औद्योगिक केंद्रों का विनाश शामिल हो सकता है, जिसमें स्टील प्लांट और ओडेसा का बंदरगाह भी शामिल है। अगला चरण बाल्टिक देशों और रोमानिया में नाटो ठिकानों पर हमला हो सकता है। साथ ही यूरोपीय कारखानों पर भी हमले हो सकते हैं जो यूक्रेन के लिए लंबी दूरी के ड्रोन और मिसाइलें बनाते हैं। कहा जाता है कि इसी कारण पुतिन ने हाल ही में कहा था, तय करें कौन से देश सबसे ज्यादा शामिल हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन की सबसे ज्यादा मदद कौन कर रहा है? कहा जाता है कि भविष्य में हमें उन पर निर्णय लेना होगा। लेकिन यहां यह ध्यान देना जरूरी है कि रॉयटर्स की ऐसी भविष्यवाणियों में यह जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं कि आप नहीं जानते। Andrei Ilnytskого. हालांकि पोलैंड के विदेश मंत्री राडोस्लाव सिकोर्स्की भी इसी राय के हैं। पोलैंड के मंत्री ने कहा कि पश्चिम के पास नई भरोसेमंद खुफिया जानकारी है Разведывательными данными о новых रूसियों के बारे में। क्रेमलिन की शत्रुतापूर्ण गतिविधियों में सिकोरोस्की ने महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर साइबर हमले, आगजनी की कोशिशें, रेलवे पर तोड़फोड़, ड्रोन हमले और महत्वपूर्ण ठिकानों की मैपिंग के लिए छाया बेड़े के इस्तेमाल को गिनाया। और उन्होंने अलग से रूसी तानाशाह व्लादिमीर पुतिन के दुश्मनों को खत्म करने के लिए मौत के दस्ते भेजने का भी जिक्र किया। और आगे मैं सिकोरोस्की का एक उद्धरण पेश करूंगा। आज आपको हम पर भरोसा करना होगा। हमारे पास पक्की जानकारी है कि रूस फिर से कुछ योजना बना रहे हैं और इन चेतावनियों का उद्देश्य उन्हें इन उकसावों को अंजाम देने से रोकना है। यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने के आक्रमण से पहले ये रणनीति कारगर रही थी। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने झूठे झंडे वाले अभियानों की सार्वजनिक चेतावनी दी थी, जिससे क्रेमलिन को कुछ उकसावों से पीछे हटना पड़ा। इसी दौरान चेक गणराज्य के राष्ट्रपति पेत्रा पावेल ने कहा कि व्लादिमीर पुतिन संभवतः 20 सितंबर को होने वाले संसदीय चुनावों के बाद रूस में नई लामबंदी की लहर की घोषणा करेंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि यूक्रेन के पास मॉस्को को वार्ता की मेज पर वापस लाने के लिए लगभग 2 महीने बचे हैं, क्योंकि मतदान समाप्त होने के बाद क्रेमलिन युद्ध को और बढ़ा सकता है। पेत्रा पावेल के अनुसार देशव्यापी लामबंदी निश्चित रूप से रूसी मतदाताओं के बीच भारी असंतोष पैदा करेगी, इसलिए क्रेमलिन इस तरह के फैसले को चुनाव खत्म होने तक टाल रहा है। चेक राष्ट्रपति ने पश्चिमी सहयोगियों से भी आग्रह किया कि वे आने वाले हफ्तों का उपयोग मॉस्को पर दबाव बढ़ाने और उसे वार्ता के लिए प्रेरित करने की कोशिश में करें। पेत्रा पावेल का उद्धरण।
अगर यूक्रेन रूसी क्षेत्र के अंदर गहराई तक लक्ष्यों पर सफलतापूर्वक और सक्रिय रूप से हमले करता रहता है तो इससे ऐसे हालात बनेंगे जिनमें रूस वार्ता के लिए अधिक इच्छुक होगा। नाटो को यूक्रेन को सैन्य समर्थन जारी रखना चाहिए और कूटनीतिक साधनों से मॉस्को को मनाने की कोशिश करनी चाहिए। उसके लिए एकमात्र रास्ता बातचीत है, न कि युद्ध जारी रखना। अब नाटो ने क्रेमलिन की भविष्य की धमकियों पर पहले ही प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है। आखिरकार नाटो ने 2004 से चल रही रूस से सटे और बाल्टिक देशों के हवाई क्षेत्र की गश्त कार्यक्रम को एक पूर्ण वायु रक्षा मिशन में बदलने को मंजूरी दे दी है। यानी सिर्फ गश्त नहीं बल्कि असली वायु रक्षा प्रणाली। इसका मतलब क्या है, मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूं। और ये नया बदलाव, अगर आप चाहें तो, पायलटों और लड़ाकू विमानों को फैसले लेने और कार्रवाई करने के अधिक अधिकार देता है, जिसमें खतरनाक वस्तुओं को नष्ट करना भी शामिल है। यानी अब नाटो के लड़ाकू विमान पायलट तुरंत फैसला ले सकते हैं, जैसे कि नाटो के हवाई क्षेत्र में घुसे ड्रोन या रूसी विमानों पर हमला करने का, बिना लंबी राजनीतिक मंजूरी के। अब नाटो के पायलट किसी भी लक्ष्य की पहचान होते ही उस पर हमला कर सकते हैं और यह सुनिश्चित करने के बाद कि जमीन पर होने वाले नुकसान को या तो पूरी तरह से टाला जा सकता है या कम से कम किया जा सकता है। पहले रूसी ड्रोन और लड़ाकू विमान कई बार बाल्टिक देशों की सीमा में घुस चुके हैं और किसी ने भी उन्हें नहीं गिराया, भले ही पायलटों ने उन्हें देखा, उनकी पहचान की और स्पष्ट रूप से पुष्टि की कि यह रूसी विमान है। लेकिन उन्हें गिराया नहीं जा सकता था क्योंकि इसके लिए लंबी स्वीकृति प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था और जब तक मंजूरी मिलती तब तक वो विमान पहले ही उड़ चुका होता था। अब अगर कोई रूसी विमान या ड्रोन बाल्टिक देशों के हवाई क्षेत्र में घुसता है तो नाटो के पायलटों को पूरा अधिकार है कि वे बिना किसी झिझक के उसे गिरा सकते हैं। इस एपिसोड में मैं यूक्रेन में पैट्रियट मिसाइल उत्पादन और पोलैंड यूक्रेन संबंधों में सुधार पर चर्चा करूंगा। ज़ेलेंस्की के अनुसार यूक्रेन को जल्द ही पैट्रियट पैक 3 के लिए नया इंटरसेप्टर मिसाइल पैकेज मिलेगा, लेकिन यह अभी भी काफी नहीं है। इसलिए जैसे ज़ेलेंस्की ने कहा, मिसाइलें दूसरे देशों से मंगानी पड़ रही हैं। और दूसरी बात, यूक्रेन के पास अपना खुद का पैट्रियट उत्पादन होगा, लेकिन रूसी संघ के पास हमले करने का समय है, दुर्भाग्य से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 8 जुलाई को घोषणा की कि अमेरिका यूक्रेन को पैट्रियट वायु रक्षा प्रणालियों के लिए इंटरसेप्टर मिसाइलों के उत्पादन का लाइसेंस देगा। उनके अनुसार उत्पादन अगले 2-3 महीनों में शुरू हो सकता है। अभी ये स्पष्ट नहीं है कि किस प्रकार के इंटरसेप्टर की बात हो रही है। ये अधिक शक्तिशाली पैक 3 है या साधारण पैक 2। यूक्रेन में उत्पादन शुरू करने की गति कई कारकों पर निर्भर करेगी। इंटरसेप्टर मिसाइल में शामिल मूलभूत घटकों की उपलब्धता और उन पुर्जों का उत्पादन करने वाली पूरी सप्लाई चेन का विस्तार। जानिए, मैं इस बात को लेकर कोई चालाकी नहीं करूंगा कि उत्पादन कब शुरू हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं यह हफ्तों की बात है, ट्रंप कहते हैं 2-3 महीनों की, और कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं कि हाँ, ये 3 साल बाद की बात है, भगवान करे तब तक कुछ शुरू हो जाए। ये तो सालों साल चलने वाली कहानी है और आगे भी सालों तक चलेगी। वे जर्मनी और जापान का उदाहरण देते हैं, लेकिन यह देना बेवकूफी है। मैं बताता हूं क्यों। जैसे कि जर्मनी में वहां बहुत समय तक उत्पादन शुरू नहीं हुआ था। इसका कारण यह नहीं था कि वे उत्पादन नहीं कर सकते थे, बल्कि इसलिए कि ऑर्डर ही नहीं थे। अब जब आपके पास इन मिसाइलों के लिए कोई ऑर्डर ही नहीं है तो उत्पादन लाइन शुरू करने का क्या मतलब है? और सिर्फ जब पूर्ण पैमाने पर युद्ध शुरू हुआ, सिर्फ जब यह स्पष्ट हो गया कि इन मिसाइलों की जरूरत है, सिर्फ जब मध्य पूर्व में युद्ध के बाद कमी आई और जर्मनी को ऑर्डर मिलने लगे, तभी जर्मनी ने उत्पादन में तेजी लाना शुरू किया। यह कोई रहस्य नहीं है। आप वहां के किसी भी विश्लेषणात्मक सामग्री को खोल सकते हैं, जैसे कि उसी अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान की, और वहां ये सब पढ़ सकते हैं। वहां सब कुछ बताया गया है कि ऐसी देरी क्यों हुई। यह किसी तकनीकी रुकावट की वजह से नहीं था, बल्कि साधारण रूप से इसलिए था क्योंकि नौकरशाही के कारण ऑर्डर ही नहीं था। जापान के साथ भी ऐसी ही कहानी है। लेकिन फिर भी जब तक यूक्रेन ने अपने इंटरसेप्टर का खुद का उत्पादन शुरू नहीं किया है, रूस के पास दुर्भाग्यवश मौका बना हुआ है। दुश्मन यूक्रेन पर बैलिस्टिक मिसाइल हमले बढ़ा सकता है ताकि यूक्रेन अपनी हवाई सुरक्षा मजबूत करने से पहले उसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सके।
और इसी बीच पोलैंड के रक्षा मंत्री व्लादिस्लाव कोसिनिया कामिश ने अचानक घोषणा की कि पैट्रियट एंटी बैलिस्टिक मिसाइलों का उत्पादन यूक्रेन में कुछ ही हफ्तों में शुरू हो सकता है। इसी दौरान पोलैंड के मंत्री ने एक महत्वपूर्ण बात समझाई। उनके अनुसार पोलिश सरकार की भागीदारी के बिना यूक्रेनी सैनिकों को उपकरण सौंपना असंभव है। आगे उद्धरण है, हमारा देश उन 4 नाटो देशों में शामिल है, पोलैंड के अलावा। इसमें जर्मनी, स्वीडन और नीदरलैंड्स भी हैं, जिन्हें अंकारा में नाटो शिखर सम्मेलन में वो दर्जा दिया गया है जहां पेट्रियट मिसाइलों के निर्माण और रखरखाव से जुड़ी तकनीकें हस्तांतरित की जा सकती हैं। पोलैंड पैट्रियट के लिए मिसाइलों के उत्पादन में यूक्रेन के साथ सहयोग करेगा, जिसकी तैयारी में कुछ हफ्ते लग सकते हैं। निर्माण आसान नहीं है क्योंकि अमेरिका में भी ऐसी मिसाइलें कम हैं, इसलिए इसे जल्दी करना जरूरी है। हम पूरी तरह से दृढ़ हैं। पोलैंड तुरंत रखरखाव शुरू करने और आगे की कार्रवाई करने के लिए तैयार है। कुल मिलाकर जैसा कि आप समझ सकते हैं, पोलैंड को उसी श्रृंखला में शामिल किया गया है जिस पर यूक्रेन में मिसाइलों का उत्पादन निर्भर करेगा। यूक्रेन और पोलैंड के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और नावरोड्स्की ने व्यक्तिगत रूप से मुलाकात कर आर्थिक, ऐतिहासिक और सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा की। अब मैं ज़ेलेंस्की का एक उदाहरण दूंगा। मेरा मानना है कि पोलैंड के राष्ट्रपति करोल नावरोड्स्की से हमारी एक महत्वपूर्ण, लंबी और रचनात्मक मुलाकात हुई। हमने प्राथमिकता वाले मुद्दों पर चर्चा की। निश्चित रूप से इसमें सुरक्षा शामिल है और हम समझते हैं कि यहां हमारा एक ही दुश्मन है और वो है रूस। ज़ेलेंस्की और करोल नावरोड्स्की ने अर्थव्यवस्था पर चर्चा की। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि ग्दांस्क में यूक्रेन के पुनर्निर्माण पर सफल सम्मेलन हुआ, जिसमें पोलिश व्यापार जगत भी रुचि रखता है। ज़ेलेंस्की ने कहा यूक्रेन पोलिश साझेदारों के लिए खुला है। कुल मिलाकर एक ऐसा मुद्दा है जो मूल रूप से दोनों देशों यूक्रेन और पोलैंड को पूरी तरह से आपस में झगड़ने नहीं देगा। ये रक्षा से जुड़ा है और पोलिश लोग इसे अच्छी तरह समझते हैं और अब तो हम खुद पैट्रियट मिसाइलों के उत्पादन में भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक देश दूसरे के बिना इस मामले में बिल्कुल भी काम नहीं कर सकता, इसलिए मैं यहां पर विराम लगाता हूं। अपनी राय कमेंट्स में लिखें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें। धन्यवाद। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।